छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 और कहें कि बजट 2020-21। कई बार क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक पढ़ना होता है किंतु उसको पढ़ना कैसा है ये हमको पता ही नहीं रहता है। आज हम ये सीखेंगे। बहुत सारे आपके पास इसके लिए सोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि इसको हम इतने आसानी से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपको कंठस्थ याद हो जाए, क्योंकि इतने सारे डाटा रहते हैं कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हमको उसको सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण। इसका पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो जो पार्ट 1 होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो पूरी आपके आर्थिक सर्वेक्षण या बजट का सार होता है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा लंबा होगा क्लास आपका, तो आप धैर्य बनाए रखिए। 100% मानिए कि आप एक बार इसको देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो पूरी तरीके से आप अच्छे से कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, छूटेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे रहिए, आराम से देखते रहेंगे। आप जैसे ही आप देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप पाएंगे कि लगभग करके सभी डेटा आपको याद हो गया है। तो क्योंकि संख्या रहता है, डाटा रहता है, उसको याद करना उतना आसान नहीं है। अगर अभी आपको याद भी हो जाएगा तो कुछ देर बाद आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल इस तरीके से आप पिक्चर देखते हैं वैसे आप देखते रहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा आर्थिक सर्वेक्षण। ये यूनिट 1 है, अध्याय 1 है, जिसमें सारांश दिया रहता है पूरे आपके बजट का या आर्थिक सर्वेक्षण का। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार और आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टर्म्स आएंगे, तो हम इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि क्या हो जाता है कि टॉपिक इतना बड़ा रहता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, आपको पता होगा कि जीडीपी क्या होता है, क्रय शक्ति क्या होता है, विकास दर किसको कहते हैं, ये सारे टर्मोलॉजी आपको आता होगा। क्योंकि अब ये सब चीज़ को ही एक्सप्लेन करते जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाउट है या आपको जानना है तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपको क्या चीज़ में थोड़ा डाउट है या फिर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉरी। तो हम शुरू करते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ को समझना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर एक उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई चीज़ को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जितनी स्पष्टता से आपको दिखेगा, आप उसी धरातल पे आपको नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो वो चीज़ आपकी जो नज़र है वो ज़्यादा दूर तक देख सकती है, कवर कर सकती है। हम पास जाने पर हमारी दृष्टि की एक सीमा होती है। तो इसको हम आर्थिक सर्वेक्षण में क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहले समझ लेते हैं कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है। उसके संदर्भ में हम छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि भारत देखेंगे तो भूभाग बड़ा हो जाता है, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ एक छोटा सा भूभाग है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम जीडीपी देखें, सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो भारत है वो पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है। और ये किसके अनुसार है, IMF ये नवंबर 2019 में रिपोर्ट जारी किया था, उसके हिसाब से ये 5वें नंबर पे है। नंबर को आपको याद रखना है, बस अभी आप सुनते जाइए। उसके बाद क्रय शक्ति क्षमता ये तीसरे नंबर पे है। और अगर विकास दर को हम देखेंगे तो विकास दर के लिए हम ज़्यादातर हमको 2 वैल्यू याद रखना है, लेकिन आप एक बार सरसरी तौर पर क्यों ना हम उसको देख लें, ताकि अगर क्वेश्चन बनता है वहाँ से तो हमको याद रहे। जैसे 2018-19 में विकास दर क्या था, 6.8% था। 19-20 में ये 5.0 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको कैसे समझें, जैसे अभी आप सभी को पता है कि अभी विकास दर हर क्षेत्र में, हर देश का कम हुआ है। इसका कारण क्या है, जो महामारी का जो चक्र चल रहा है, इसकी वजह से विकास दर धीमा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है पिछले साल की तुलना में, जो विगत वर्ष है उसकी तुलना में हर चीज़ का जो वैल्यू है हमको कम मिलेगा। तो अगर हमको 6.8% था तो कुछ न कुछ वैल्यू कम ही रहेगा। तो ये वैल्यू मान के चलिए सीधा 1 कम हो गया, 1.8 कम हो गया, और वैल्यू हमको मिला 5.0%। अगर हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत होता है 5.9%। तो इस तरीके से हमको 2 वैल्यू याद रखना है। एक तो 19-20 में विकास दर क्या है और औसत क्या है, ये दोनों वैल्यू को याद रखना है। तो ये भारत के संदर्भ में इतना है। अगर भारत का अर्थव्यवस्था देखेंगे तो उसमें जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो विहत से देखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इतना पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ की जनगणना। 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनगणना अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। ये वैल्यू सबको याद होगा, इसमें याद बताने लायक या समझाने लायक कुछ नहीं है। जनसंख्या कितना है, 2.55 करोड़ बना के रखें। जनसंख्या कितना है, 2.55 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में जो छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है कितना है, 2.11%। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब हम विश्व के संदर्भ में भारत को देखते हैं, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बस एक चीज़ को पकड़िए, यहाँ पर अपने याद हो जाएगा। देखिए जनसंख्या कितना है, 2.55 करोड़ है। अब 2.55 करोड़ है तो जाहिर सी बात है ये
मान के चलते हैं कि ये वैल्यू क्यों ना दो हो, तो ये इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, 2 दशमलव ही कुछ होगा। तो 2 दशमलव हमको पता है, तो 4 दशमलव रहता है क्षेत्रफल में, या फिर इसमें जनसंख्या में तो हमको 2.11% रखना है। भारत का ये 16वां बड़ा राज्य है किसके संदर्भ में, जनसंख्या के संदर्भ में। अब लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात है, कुल लिंगानुपात हम देखेंगे 991। अब भारत में ये 5वां स्थान रखता है लिंगानुपात के मामले में। अब इसमें देखते हैं, इसको 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो हम यहाँ पर पूरा जब इसमें जाएंगे, टॉपिक में जाएंगे, तो हम इसको और बृहद तरीके से देखेंगे। अब हम सभी टॉपिक का एक सार लेके चल रहे हैं, इसलिए हम उसका मोटा मोटा पॉइंट देखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं ग्रामीण का कितना है। ग्रामीण क्षेत्र हम कुल निकाल रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण का है 1001, शहरी का है 956, अनुसूचित जाति 994, अनुसूचित जनजाति 1020। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू अगर हम भूल जाते हैं तो देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतना अंतर क्यों है, उसी तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति में अंतर क्यों है, इसको पहले समझ लेते हैं ताकि ये वैल्यू हमको याद रहे। सामान्यतः अभी का जो स्थिति है उसमें देखते हैं कि जो भी युवा वर्ग है वो अपने रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए या नौकरी से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी न किसी मामले से वह ग्रामीण से वह शहर की ओर पलायन करता है। ग्रामीण से शहर की ओर पलायन कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो खासकर इस मामले में जो युवा हैं या बॉयस वर्ग हैं, वो पलायन करते हैं। पलायन तो नहीं कहें, एक तरीके से पलायन ही है, अपने जीविकोपार्जन के लिए वो शहर की ओर आते हैं। तो वहाँ पर अगर गांव में देखेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाती है, किंतु शहर में उनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए अंतर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ग्रामीण क्या होगा, ग्रामीण का अधिक होगा लेकिन शहरों में कम होगा। ठीक है। उसके बाद हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लेते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति मतलब ऐसा जो जंगली क्षेत्र है उस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका उस तरीके से बहुत सारे हम टॉपिक में कभी छत्तीसगढ़ अगर आप पढ़े होंगे तो जानते हैं कि यहाँ पर जो लड़कियों और लड़के हैं उनमें भेदभाव या असमानता इस तरीके की भावना बिल्कुल नहीं होती है। तो एक कारण ये भी है, और इसके बहुत सारे कारण भी हैं। तो अब आप पढ़ रहे होंगे जनजाति या छत्तीसगढ़ का जो आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें आपको पता ही है कि क्या विशेषता होती है अनुसूचित जनजातियों की। तो इस वजह से वहाँ पे ये वैल्यू अधिक होता है अगर कंपेरिजन को देखेंगे अनुसूचित जाति, क्योंकि अनुसूचित जाति क्या है, ज़्यादातर ये मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इसलिए इस तरीके से इनमें अंतर हो सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक राउंड फिगर बैठ गया है कि कहाँ अधिक हो सकता है। अगर आप कहीं वैल्यू भूल भी जाएंगे तो आप एक तरीके से अनुमान लगा करके आप सही अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर अगर हम देखेंगे SRS के रिपोर्ट के हिसाब से 2017, अभी तक नया तो जारी नहीं हुआ है, 2017 में मातृ मृत्यु दर कितना था, अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 122 था प्रति लाख था, और छत्तीसगढ़ में था 141 प्रति लाख। भारत में 122 प्रति लाख और छत्तीसगढ़ में 141 प्रति लाख। शिशु मृत्यु दर को देखेंगे तो ये भी 2017 का रिपोर्ट है। ये है भारत में 33 प्रति हज़ार और छत्तीसगढ़ में है 38 प्रति हज़ार। इस तरीके से यहाँ में आप 4 वैल्यू याद रखना है। तो जो लास्ट में आपका दिख रहा है 41 प्रति हज़ार, अभी 2018 में SRS की एक नई रिपोर्ट आई है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आया था। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ कितना है, तो वहाँ पर आप 38 ही लेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी प्रकार कोई मेंशन नहीं कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण का या फिर SRS का मेंशन कर रहा है, तो वहाँ पर आप लेंगे 41। पहले क्वेश्चन को आप समझ लेंगे, उसके हिसाब से आप आंसर को देंगे। ये हो गया मृत्यु दर। उसके बाद जो तीनों क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि, जो औसत वृद्धि है और विशेष वर्ष देखते हैं जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है या नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला है। हम देखते हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में अगर हम वृद्धि दर देखें 2019-20 में, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे आपका कृषि है, उद्योग है, सेवा है, इसका जो सीक्वेंस है ये निश्चित रहता है, आप सभी को पता है। तो अब इसमें क्या करना है, हमको याद रखना है कि एक सीक्वेंस में जाहिर सी बात है कृषि पहले है, उद्योग है, उसके बाद सेवा है। हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वो अलग रहेगा, अभी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। तो कृषि में क्या है, हम मान के चलते हैं कृषि में 3 है, उसके बाद उद्योग में 4 है और सेवा में 5 है। मतलब हम मान के चल रहे हैं मोटा मोटा। हम इसको अभी क्योंकि एक ही साथ याद, जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। तो आप रिवाइज हो जाएगा, जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, है ना। तो कृषि 3 हो गया, उद्योग 4 हो गया और सेवा 5 हो गया। मतलब एक सीक्वेंस में ये मान के चल रहे हैं। अब आपको याद रखना है 3, 4, 5 ऐसी कुछ है, ये याद हो गया। तो अब आपको सुधार लेना है उसमें। कृषि क्या है 3 ही है, और उसके बाद उद्योग क्या है 4 है, उसके बाद सेवा क्या है 5 ना होकर के 6 है। 5 को हम लेके गए नीचे GSDP में, 5 वैल्यू है GSDP का। तो इस तरीके से आपका एक मोटा मोटा अंक याद हो गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू आप धीरे से याद कर लेंगे। कृषि कितना है 3.31%, उद्योग कितना है 4.94% और सेवा कितना है 6.62%, और आपका GSDP कितना है जो 2019-20 का है 5.32%।
अब इसमें देखते हैं विगत 8 वर्षों से औसत वृद्धि दर। यहाँ पर विगत 8 वर्षों से इसलिए लिया जा रहा है, चाहे तो 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 2011 है उसको हम आधार वर्ष मान के चलते हैं। आधार वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पहले जो कृषि है, कृषि का जो विकास दर है वो ऊपर नीचे होता रहा है, कभी ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया, एक स्थिरता नहीं थी। लेकिन जो 2011 है उसके बाद जो पीक के पहुंचा तो उससे नीचे अभी तक नहीं गया है, इसलिए उसको आधार वर्ष मान के चलते हैं। तो 2012 से लेकर के अभी तक तो उसका औसत वृद्धि दर देखेंगे तो कृषि के लिए औसत वृद्धि दर है, उसको जैसे हमने वृद्धि दर को याद किया 3 4 5 चला गया नीचे, आ गया ऊपर 6, है ना। 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये वृद्धि याद हो गया। 3 किसका है, कृषि का है, उद्योग का है, 4 है और सेवा का है। अब 5 होना था वो नीचे चला गया, आ गया 6। तो उसी तरीके से इसको हम याद कर लेते हैं। ये आपका हो गया 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6। तो यहाँ पर 4 किसका है, 4.99 आपका कृषि का है, उद्योग का है 5.425, उसके बाद सेवा का है 6.52 और इसमें जीएसडीपी में है, औसत वृद्धि दर में है 5.58। अब यहाँ पर दो, जैसे हमने पहले में देखा था कि जो 5 वैल्यू नीचे आ गया था, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 ही है। तो इस तरीके से अपने समझ के आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा आप याद रखेंगे कृषि का इतना है इतना इतना है तो कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो अब इतने में मैं सोचती हूँ कि कुछ हद तक तो आपको समझ आ ही गया है। इसमें आपका औसत वृद्धि दर में 4 5 6, 4 5 6, उसमें क्या है 3 4 5, 3 4 5, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो विशेष दिया है इसको मैं अलग से आपको चार्ट बना के इसको समझाऊंगी, तो उसमें अच्छे से याद रहेगा। फिर भी एक बार अभी देख लेते हैं, दोबारा हम चार्ट में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6 वर्षों में सर्वाधिक कब रहा, तो कृषि क्षेत्र में 2016-17 है, वहाँ पर जो वृद्धि दर था वो सर्वाधिक था, ये था 21.28%। उसके बाद ऋणात्मक 2 वर्ष था 2015-16 और 2017-18। 2015-16 में दशमलव नेगेटिव है 0.95 और 17-18 में भी है नेगेटिव में 9.58। ये दो वैल्यू है, ये नेगेटिव में है। उसके बाद उद्योग में है, सर्वाधिक था आपका 17-18 में, ये कितना है 7.52% और ऋणात्मक कब था 2014-15 में 1.55। और जब आपका सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो ये सर्वाधिक है, अभी तक 2011 से फिलहाल नकारात्मक में गया ही नहीं है, हमेशा ये बढ़ा है। ये है 8.45 कब 17-18। आपका उद्योग में भी 17-18 था और आपके सेवा में भी 17-18 है, और इसमें कितना है 16-17। तो इस तरीके से इसको हम देख लेंगे, इसको एक बार चार्ट से हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में जो क्या वृद्धि है उसको देख लेते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में ये जो वैल्यू है इसको एग्जैक्ट हम याद तो नहीं रख सकते, लेकिन इसको हम कैसे कर सकते हैं एक बार समझ सकते हैं, क्योंकि इसको क्रम पूछा जाता है कि किस तरीके से उतार चढ़ाव हुआ है, वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है। तो टोटल हम जीएसडीपी को देख रहे हैं वर्ष 2012-13, 13-14, 15-16, 16-17, 17-18, 17-18, 19-20। तो इसमें हम वैल्यू को हम देख रहे हैं 2012-13 में 5% था, 13-14 में 10% हो गया, उसके बाद 14-15 में एकदम से कम हो गया, अब उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा 7 हो गया, उसके बाद फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। इस तरीके से ऊपर नीचे एक तरीके से जिगजैग बन रहा है। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या 2011-12 से या आधार वर्ष से राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर नकारात्मक है, हमेशा वृद्धि हुई है, उतार चढ़ाव हुआ है, तो इस तरीके से अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ऑप्शन क्या लेना है, उतार चढ़ाव हुआ है। वृद्धि तो लगातार दिख नहीं रहा है और ना ही नकारात्मकता दिख रही है, मतलब वृद्धि हो रहा है फिर कम आ रहा है। तो यहाँ पर एक समझ लेते हैं, ये 13-14 को याद रखना है, 10% है। अगर आपका वृद्धि दर अचानक से बढ़ जाता है, देखिए 10% बढ़ गया तो क्या है आने वाले वर्ष में वृद्धि होने की संभावना कम हो जाती है किसी चीज़ का। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नौकरी पेशा इंसान है, आपका पेमेंट अचानक से 10% बढ़ गया है, तो एक बार इस साल आपका पेमेंट 10% बढ़ गया तो आने वाले जो वर्ष है या जो सत्र है उसमें कोई भी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट है एक बैग से आपका पेमेंट तो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एक ही साथ वो 10% आपको बढ़ा दिया है। तो आने वाले सत्र में क्या करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन एकदम से 10% से 11% नहीं बढ़ाएगा, वृद्धि क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। तो इसी को हम इसमें समझ सकते हैं कि एक ही बैग 10% बढ़ाया है तो आने वाले जो वृद्धि दर है वो थोड़ा सा कम होगा, इसीलिए हमको नकारात्मकता देखने के लिए मिली। तो सकल राज्य में एक दो बस याद रखना है, तो 13-14 में वृद्धि दर सर्वाधिक थी 10% थी और 14-15 में ये कम हो गया, और बाकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू का दर है वो उतार चढ़ाव हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उतार चढ़ाव हुआ है कैसा है, तो अपने इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव में 2015-16 में है। अगर संस्थागत प्रसव और अस्पताल प्रसव इसको देखेंगे तो संस्थागत प्रसव 70% था और यही 2005-6 में कितना था 14% था।
तो काफ़ी वृद्धि हुआ है। अस्पताल प्रसव अभी 55.9% था, जबकि 5-6 में क्या था 6.9% था। संस्थागत अस्पताल को कैसे ले सकते हैं, जैसे अस्पताल मतलब होता है जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी अस्पताल के माध्यम से हो रहे हैं तो उसको अस्पताल के अंतर्गत लेंगे। और संस्थागत के अंतर्गत हम किसको ले सकते हैं, संस्थागत के अंतर्गत अभी देखते हैं कि जो सरकार है वो क्या करता है, बहुत सारे सुविधाएं दिया हुआ है मितानिन के माध्यम से। कई बार स्वास्थ्य जो सामान्य स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं गांव में, वहाँ पर भी होता है। तो ये अन्य संस्थान होते हैं जहाँ पे प्रसव मितानिन के माध्यम से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, सहायक होते हैं, उनके माध्यम से, आशा दीदी लोग होते हैं, उनके माध्यम से कराया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को संस्थागत के अंतर्गत ले आया जाता है। तो इस तरीके से इसमें वृद्धि हुई। इतना मतलब यहाँ से बस वैल्यू याद रखना है कि ये 2005-6 की तुलना में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो 70% से और एक है 55%, बस इसमें इतना ही, ज़्यादा समझ लगा, इसमें कुछ नहीं। इसमें हम इसको जो वृद्धि दर है इसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि हमको ये अच्छे से याद रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है, दूसरा चीज़ जो डाटा है वो याद नहीं रहता है। तो जो आपके दिमाग में है आप उसी को तुरंत क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा आपके पास समय नहीं रहेगा। अगर आप उससे ज़्यादा समय एक क्वेश्चन को आप देंगे तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूटेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ें कि हमको याद रहे, देख के हमारे दिमाग में वो छवि बना रहे। तो इसलिए उसको मैंने चार्ट बना दिया ताकि वो अच्छे से हमको याद रहे। तो जैसे अर्थव्यवस्था में भागीदारी 2019-20 में पहले देख लेते हैं। अभी तक हमने उसका वृद्धि दर देखा। जैसे हमने देखा कृषि का कितना है, कृषि का 3 है, उद्योग का 4 है, सेवा का 5 की जगह 6 है। उसी तरीके से उसका औसत वृद्धि दर 4, 5, 6 है ना। और जीएसडीपी क्या है, 5 ही है, 5 में वैल्यू याद रखना है। अब इसका भागीदारी देखते हैं कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग और सेवा का जो जीएसडीपी है उसमें भागीदारी कितना है। भागीदारी मतलब मान लीजिए 100% है, तो 100% जीएसडीपी में कौन कितना अपना योगदान देता है। सेवा से हमको कितना मिल रहा है, उद्योग से हमको कितना मिल रहा है, या कृषि से हमको कितना मिल रहा है। इसको अगर कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये हमने पहले वृद्धि देखा, फिर औसत वृद्धि देखा, तो फिर ये भागीदारी क्या है, तो डाटा में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले हमने वृद्धि देखा कि जो वर्ष चला आ रहा है, जैसे अभी हमारा 19-20 है, आने वाले 20-21 होगा, तो 19-20 की तुलना में आने वाला जो आर्थिक सर्वेक्षण हम 20-21 पढ़ेंगे उसमें जो वृद्धि हुई है, जो आपका विकास हुआ है, समझने के लिए हम ले रहे हैं कितना हुआ है। जैसे पहले आप 10,000 कमा रहे थे, तो आने वाले 17 में मान लीजिए आप 15,000 कमा रहे हैं, तो 15,000 और 10,000 में अगर आप अंतर निकालेंगे तो 5,000 है। तो 5,000 आपके 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो इस तरीके से वो वृद्धि हुआ उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमने औसत वृद्धि निकाला कि 2011 से लेकर के 20 तक कितना औसत वृद्धि हुआ, वो वृद्धि को बता रहा है। अब यहाँ पर हम भागीदारी देख रहे हैं। भागीदारी मतलब आपका योगदान कितना है। आप घर में आप 10,000 मान लीजिए कमाते हैं, 10,000 आपका पेमेंट है, तो आपके घर में कमाने वाले 3 हैं, आपके और भाई बहन है जो 3 लोग जॉब करते हैं। तो आपके घर चलाने के लिए आप कितना योगदान देते हैं, तो जो आपका योगदान होगा वो आपका 100% होगा, 100% होगा। तो सबका जरूरी नहीं है, जिसका ज़्यादा पेमेंट है वो कुछ ज़्यादा देगा और जिसका कम पेमेंट है वो कम देगा। उसी तरीके से ये भागीदारी या उसका योगदान उसमें हम समझते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भागीदारी सर्वाधिक किसका है, 37% है। उसके बाद सर्वाधिक आपका उद्योग का है, उसके बाद सेवा का है, उसके बाद आपका कृषि का है। इसको समझ लेते हैं, डाटा हमको याद हो जाएगा। देखिए अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे, कोई भी विकसित देश का क्या रहता है, सर्वाधिक भागीदारी आपका सेवा का रहता है, उसके बाद आपका उद्योग का रहता है, उसके बाद कृषि का रहता है। हम विकासशील देश हैं, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सर्वाधिक भागीदारी आपको सेवा का मिलेगा। लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं, यहाँ पर भागीदारी है। तो आपका कृषि का हो गया 16.8%, उद्योग का हो गया 40.19%, सेवा का हो गया है 37.00%। ये उसका भागीदारी हो गया। अब हम वृद्धि दर को एक बार फिर से देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर हमने शो किया है वर्ष, उसके बाद है कृषि, उद्योग और सेवा। अब देखिए 2014-15, 15-16, 17-18, 17-18, 18-19 और 19-20, इस तरीके से ये वर्ष है। अब पहले उसमें कॉलम में हम देख रहे हैं कृषि को, उसके बाद दूसरे में उद्योग को, फिर सेवा को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक आपका 16-17 मिल जाएगा। सन कौन सा है, 16-17। अब शुरुआत में आपको लेना है, मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले अगर और अच्छे समझना है, देखिए शुरुआत हमने लिया 14-15 से, तो 14-15 से या किसी का वैल्यू आ रहेगा, जिसको हम सबको वैल्यू को याद नहीं कर सकते, हमको जो 4 वैल्यू उसको याद रखना है। 14-15 में किसी का वैल्यू आ रहा है उद्योग का यहाँ पर क्या है, नकारात्मक वैल्यू है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है 14-15 में उद्योग का नकारात्मक वैल्यू। उसके बाद हम 15-16 में आता है, 15-16 में किसी का है क्या, नहीं है, केवल कृषि का। आप इस तरीके से यहाँ से आ गए, इसमें कितना है वैल्यू, 9.5% नेगेटिव है। उसके बाद 16-17 में किसी का है 16-17 में है आपका सर्वाधिक वृद्धि किसका, सर्वाधिक वृद्धि आपका है कृषि का 21.28, ये सर्वाधिक हो गया, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद 17-18 देख रहे हैं, 17-18 में क्या हो गया, 17-18 में आपका है 9.9
5 एक नकारात्मक वृद्धि है आपका कृषि का। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि है उद्योग का 7.52। उसके बाद और क्या है 17-18 में आपका आ जाएगा सर्वाधिक वृद्धि आपका 8.45 आपका सेवा क्षेत्र का। इस तरीके से 17-18 में हमको तीनों वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद बाकी वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी वैल्यू को इतना सारा वैल्यू याद नहीं हो पाएगा। बस इसमें ये याद रखना है कि सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। और औसत में हम देख चुके हैं 4, उद्योग के लिए हो जाएगा 5 और सेवा के हो जाएगा 6। इसको पहले भी देख चुके हैं 4.99, 5.52, 42 और 6.52। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया औसत वृद्धि दर। उसके बाद देखते हैं वर्ष 2020-21 हेतु MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। धान सामान्य के लिए था 1868 रुपये प्रति क्विंटल और धान ए ग्रेड के लिए था 1888 रुपये प्रति क्विंटल, किंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, इसको 2500 किया था, है ना। उसके बाद उचित मूल्य की दुकान, अच्छा इस यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ क्योंकि 2500 किया था और इसका मूल्य जो आपका MSME है वो केंद्र सरकार जारी करता है, तो इसको लेकर के कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। हमको यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2500 रुपये था, तो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो समर्थन मूल्य के अलावा राज्य सरकार को कितना अधिक जो व्यय है वो वहन करना पड़ा। तो आप क्या करेंगे 2500 में आप 1868 और 88 को आप माइनस कर देंगे, तो जो आपका वैल्यू निकल जाएगा 650 अप्रॉक्सीमेट, उसको आप माइनस कर लेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना अधिक देना पड़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। उचित मूल्य का दुकान, उचित मूल्य की दुकान के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि उचित मूल्य की दुकान कितने हैं। एक शहरी, ग्रामीण और कुल देखेंगे तो कुल 12,306 है और शहरी क्षेत्र में ये इनकी संख्या है, शहरी क्षेत्र में 1261 और ग्रामीण क्षेत्र में ऑब्वियसली बात है ग्रामीण क्षेत्र में इसकी ज़्यादा ही होगी, तो 11,045। तो इस तरीके से आप दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको कुल हो जाएगा 12,306। और राशन कार्ड अभी तक जो जारी हो चुके हैं वो 65,000 है, 65,163। तो आप 65,000 भी याद रखते हैं मोटा मोटा, तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। राजकोषीय नीति को देखते हैं। राजकोषीय नीति 2019-20 में राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और राजस्व अधिक, इसमें क्या होता है इसको पहले सिंपल टर्म में समझ लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा भी है। अभी फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, आय का इनकम तो है नहीं, आप केवल क्या कर रहे हैं, खर्चा बस कर रहे हैं। तो आपके घर से जो भी आपको पैसा मिल रहा होगा तो उसमें आपका क्या योगदान है, आपका योगदान केवल व्यय में है ना, आय में तो नहीं है, प्राप्ति में नहीं है। प्राप्ति में आप अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, प्राप्ति बस क्या कर रहे हैं, अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, वही आपका एक आय है। तो आपका योगदान इसमें व्यय में, राजस्व एक तरीके से व्यय में हुआ। किंतु जो आपके घर के बड़े हैं, जो किसी न किसी जीविकोपार्जन के माध्यम से अपना रोजगार करते हैं या आय घर के ले लाते हैं, तो उनका योगदान किस में है, प्राप्ति में है। वो पैसा दे रहे हैं, उसको मान लीजिए कमाने वाले घर में 2 या 3 हैं और खर्च करने वाले 5 से 7 लोग हैं। तो अब आप दोनों को बैलेंस करेंगे कि घर में कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक ये हो सकता है कि जितना पैसा आ रहा है उससे अधिक खर्च हो जा रहा है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, नकारात्मक आएगा। मतलब मान लीजिए 50,000 घर में आ रहा है, लेकिन 50,000 की जगह पे आपका 65,000 खर्चा हो रहा है। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 15,000 माइनस बैलेंस दिखाएगा। तो ये हो गया एक ऋणात्मक हो गया। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, मान लीजिए 50,000 आपके घर का इनकम है, लेकिन खर्च आप 40,000 ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 10,000 बैलेंस रहेगा, आपके पास 10,000 बैलेंस रहेगा। वो क्या हो गया, आपका सकारात्मक हो गया। तो इसी से आप राजकोषीय नीति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर राजस्व प्राप्ति है आपके जो 50,000 है और राजस्व व्यय है, या तो ये हो सकता है 65,000 या हो सकता है 40,000। आप दोनों में से क्या होगा उसके हिसाब से इधर का बैलेंस बनेगा। अगर मान लीजिए वो अधिक है, सकारात्मक प्लस है, तो वहाँ पर राजस्व आपको अधिक मिलेगा। या फिर नकारात्मक है, अगर 15,000 माइनस बैलेंस है, तो यहाँ पर क्या है, राजस्व घाटा होगा। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अधिकांशतः आप भारत के आर्थिक संरक्षण देखेंगे, कई बार पढ़ते हैं तो आप देखते हैं तो राजस्व घाटा शब्द आप सुनते हैं। तो यहाँ पर राजस्व घाटा का मतलब मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब राजस्व अधिक के मतलब एक तरीके से ये सकारात्मक सूचक है और ये विकास की ओर आपको बताता है कि आपका जो राज्य है, आपका जो क्षेत्र है विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि जितना आपका आय हो रहा है उतना खर्च नहीं हो पा रहा है, मतलब आपके पास माइनस बैलेंस है, तो ये अच्छा है। लेकिन कई बार ये माना जाता है कि जो राजस्व अधिक है वो अच्छा नहीं है। और हमेशा बजट को कई बार जो अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि आपका जो नकारात्मक है राजस्व घाटा, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये बताता है कि आपका विकास हो रहा है, विकास
कैसे हो रहा है, मतलब मान लीजिए आप पूंजी निर्माण कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपका खर्च हो रहा है। तो खर्च हो रहा है इसलिए आपका बैलेंस नकारात्मक जा रहा है, या आपको केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार को जो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उससे आपको अनुदान मिल रहा है, और उस अनुदान का अगर आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो अच्छा चीज़ नहीं, क्योंकि तो वापस रिफंड हो जाएगा। अगर आप जितना मिला है उससे अधिक उपयोग कर रहे हैं, मतलब नकारात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है अर्थशास्त्र की भाषा में आप अच्छा विकास कर रहे हैं। तो इसलिए कई जगह क्या होता है, जब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर नकारात्मक वृद्धि को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, हम अपने टॉपिक में आते हैं, राजस्व अधिक। अब ये टर्म क्लियर हो गया। अब हम इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो हमारा ये जो वैल्यू हो याद नहीं रह पाएगा। अब आप अपने घर से कोरिलेट करके इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। अब राजस्व प्राप्ति हम देखते हैं, राजस्व प्राप्ति हमारा कितना है, 79,746 करोड़ है। ठीक है, अगर इसको प्रतिशत में देखेंगे तो 7.72% है। आप दोनों वैल्यू को याद रखें ताकि आता है तो हमको छूटना नहीं चाहिए, एक बार अपनी नज़र के सामने से जरूर गुजार लें। अब देखते हैं कि हमने 79 करोड़ हमने प्राप्त किया है, लेकिन हमारा व्यय कितना हो रहा है, 78। तो जैसे बात हमको दिख रहा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ माइनस प्लस बैलेंस बचेगा। तो आपका राजस्व व्यय है 78,594.53 करोड़, और उसके बाद हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा उसको कहा जाता है राजस्व अधिक, और राजस्व अधिक कितना है, 1151.47 करोड़। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है। कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में जो प्रतिशत वृद्धि है वो है 7.7%। मतलब पिछले साल जो भी आपका बजट आया, आपका राजस्व मिला था उसकी तुलना में 7% वृद्धि हुई है। 7% वृद्धि हुई है। अगर आप वैल्यू याद नहीं रखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप उसका 79,746 का 7% अप्रॉक्सीमेट 8% कितना होगा उसको निकाल लेंगे तो अभी का वर्तमान कितना वृद्धि है वो निकल आएगा आंकड़ा। उसके बाद कुल कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अनुमानित, जो कर राजस्व है इसमें, इसको जब हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ होता क्या है। अभी केवल हम एक बार नज़र के सामने से निकाल लेते हैं कि ये सब होता क्या है। जो कर है, कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है वो है 9.55%, और कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है, योगदान है 63.76%। गैर कर राजस्व में प्रमुख केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान है। मतलब जो राजस्व को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक कर राजस्व होता है, दूसरा गैर कर राजस्व होता है। तो गैर कर राजस्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उनमें से सबसे अधिक योगदान केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है अनुदान के रूप में पैसा राज्य सरकार को, उसका भागीदारी है। उसके बाद गैर कर राजस्व कितना है हमारे पास, गैर कर राजस्व में है 28,899 करोड़ रुपए, और केंद्र का अनुदान कितना मिला है उसमें आपको 20,076 करोड़ मिला है। आप देखिए आपको आंकड़ा से समझ आना चाहिए कि जो गैर कर राजस्व है वो कितना है 28 है, और केंद्र का अनुदान कितना मिला 20 मिला। मतलब बहुत बड़ा जो अमाउंट है इसमें आपका केंद्र सरकार के अनुदान का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है युवा जनसंख्या कितना है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 65% युवा जनसंख्या है। धान खरीद देखेंगे 2018-19 में खरीफ वर्ष में क्या था, किसान कितने थे, 15.71 लाख किसान थे जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था धान खरीदी से संबंधित, और इसका मात्रा कितना खरीदा गया, 80.38 लाख टन खरीदा गया था, वो लक्ष्य था। और मूल्य तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें दो चीज़ याद रखना है, एक तो किसान कितने थे रजिस्टर्ड थे, उसके बाद मात्रा कितनी थी, तो 80 लाख टन के आसपास ये लक्ष्य रखा गया था। मूल्य याद नहीं रखने से भी चलेगा। उसके बाद मक्का खरीद उसमें मात्रा और मूल्य, मात्रा आपका है 3,413.60 क्विंटल, और इसका मूल्य था 58.03 लाख रुपए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मक्का खरीदी राज्य के कौन से संस्थान द्वारा किया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर आपको उसको बताएं, भले सर्च करके बताएं, एक बार आप टाइप करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। कर संग्रहण अगर हम देखेंगे तो कर संग्रहण में अगर देखें तो कई बार क्या होता है, रैंक पूछ देता है कि सर्वाधिक कर का संग्रहण किस श्रेणी में होता है या किसका अधिक है, 2-4 दे देगा कूट के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बार इसको मोटा मोटा देख लेते हैं, हम आंकड़ा नहीं देख ले रहे हैं, देख रहे हैं कि सर्वाधिक किसका है। एक है आपका SGST, उसके बाद GST है, उसके बाद वैट है, फिर IGST है, फिर केंद्रीय विक्रय कर है और प्रवेश कर है। तो रैंक में हम SGST पहले रहेगा, उसके बाद GST है, फिर वैट है तीसरे नंबर पर, फिर IGST चौथे नंबर पर, केंद्रीय विक्रय कर 5वें नंबर पर और प्रवेश कर 6वें नंबर पर। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक कर कहाँ से मिलता है, आप इसको क्रम में या आरोही क्रम में जमाइए तो वहाँ पर आप इसको जमा सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, सर्वाधिक किसका है, SGST का, फिर GST, फिर वैट का, फिर IGST, फिर केंद्रीय विक्रय कर, उसके बाद प्रवेश कर। छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियाँ, बैंक की संख्या कितनी है, 47 है, शाखाओं की संख्या है 2,811,
एटीएम की संख्या है 3221। ये इसमें समझाने लायक तो वैसे कुछ नहीं है, इसको आप एक बार देख लेंगे तो बार बार आप इसको आप देखेंगे पॉज करके वीडियो को, या फिर अपना जो नोट्स आप बना रहे हैं साथ ही साथ उसको आप देखेंगे तो बीच बीच में आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे सामने आएगा कितना बैंकों की संख्या कितना है, तो 47 है, तो एक बार हाँ पढ़ा था हमने कहीं पे, तो आप उसको वैल्यू को आप छांट लेंगे। और शाखाओं की संख्या है, इस शाखाएं तो नहीं क्योंकि एटीएम की संख्या कई बार शायद पूछा है, एग्जाम में आ चुका है, बैंक की संख्या इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण, इसका प्रतिशत वृद्धि हुआ है 10.26% इसकी वृद्धि हुई है। जो ऋण देता है ना, जो सरकारी समिति बहुत सारे हैं, तो कितना ऋण में वृद्धि हुआ है, वो हुआ है 10%। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब से कब सब ये क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको अब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्थापना कब की गई थी, या इस जो योजना है इसका शुभारंभ कब हुआ था। अब यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है वो 28 अगस्त 2014 से लेकर के 29 मई 2019 तक का है। तो अभी तक आप इतने जो वैल्यू है, इतना अभी तक खाता धारक आ चुके हैं वर्तमान में। उसके बाद राज्य में वर्तमान में कृषि उपज मंडी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। कृषि उपज मंडी है 69, उप मंडी है 118, कुल जल क्षेत्र, अब अच्छा इसमें से दोनों वैल्यू का आपको याद रखना है, कृषि उपज मंडी और उप मंडियाँ दोनों को याद रखना है। उसके बाद कुल जल क्षेत्र का मछली पालन हेतु जो विकसित क्षेत्र है, वो जितने भी जल क्षेत्र हैं उसका 94.66% या कई जगह 94.7% भी दिया रहेगा, तो वैल्यू को आप इसको याद रखेंगे। 94% अभी तक विकसित किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है नरवा कार्यक्रम अंतर्गत नाला बांधन का कार्यक्रम। अभी तक जो ये अभी करेंट का टॉपिक है, अब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही इसमें जोर दिया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के इस पर फोकस करके अपना काम कर रहा है। नरवा गरबा घुरवा योजना है ना, बाड़ी, तो इसमें नरवा कार्यक्रम अंतर्गत नाला बनाने का जो कार्य किया जा रहा है उसमें कितना पूर्ण हो चुका है, कितना प्रगति पे है और कितने में अभी आरंभ करने वाले हैं काम। तो उसमें अभी तक 680 पूरा हो चुका है, उसमें काम हो गया है और अभी चल रहा है काम 2852 पे अभी चल रहा है। उसके बाद अभी आरंभ नहीं हुआ है, 19,000 पे काम करना भी शुरू बाकी है, उसमें काम अभी नहीं हो पाया। तो बस ये याद रखना है पूर्ण कितना हो गया है, लगभग 700 के आसपास आप बन गया है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद रख सकें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गरवा योजना के अंतर्गत नवंबर माह में 2019 की स्थिति में गौठान बनाने के लिए जो है संख्या, उसको देखेंगे। जो स्वीकृति कितना किया गया है, 3,509 गौठान बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। इसमें निर्माण कितना हो चुका है, 309 का निर्माण हो चुका है और अभी काम चल रहा है, किसमें 1661 में भी काम चल रहा है। तो इसको एक बार आप याद रखेंगे। डाटा को इतना अंदर तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको देख ले रहे हैं। उसके बाद 31 मार्च 2018 की स्थिति में खनिज उत्पाद क्या क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इस वैल्यू को आपको अच्छे से याद रखना है ना। खनिज उत्पादन 1000 टन में, खनिज से अच्छा तो ये राजस्व है। उसके बाद खनिज का देखते हैं। लौह अयस्क का कितना है, 35,202 टन। चूना का कितना है, 41,796। बॉक्साइट कितना है, 1,502। डोलामाइट का कितना है, 4,382। इसलिए हम देखें सर्वाधिक किसका है, चूना पत्थर का। उसके बाद है इसमें सीक्वेंस पूछता है, सर्वाधिक चूना पत्थर, उसके बाद लौह अयस्क, उसके बाद डोलामाइट, फिर बॉक्साइट। उसके बाद कुल देख लेंगे, कुल तो नहीं आता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं इसको भी। उसके बाद खनिज से राजस्व, अगर मुख्य खनिज से राजस्व हम देखेंगे तो मुख्य खनिज से राजस्व आपका है 4,925.95 करोड़ रुपए और गौण खनिज से है 300.86 करोड़ रुपए। मुख्य खनिज और गौण खनिज क्या है, जो मुख्य रूप से जिससे जैसे आपको कोयला हो गया, चूना हो गया, ये सब मुख्य खनिज। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे खनिज का उत्पादन किया जाता है जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, वो गौण खनिज के अंतर्गत आते हैं। खास तौर पर इनका राजस्व भी यहाँ से हमको कम मिलता है, फिर भी योगदान तो अपना देते हैं, इसलिए इनको गौण खनिज के अंतर्गत रखा गया है। 2017-18 में कुल राजस्व कितना था, 17-18 में कुल राजस्व था 4,911.41 करोड़। उसके बाद ये 18-19 में कितना है कुल राजस्व है, ये इसमें वृद्धि हुआ है 6,110, मतलब काफ़ी वृद्धि है। पहले 4 था, अब 2 हो गया है ना। इस तरीके से आप याद रखना है। देखिए अगर मोटा वैल्यू को पकड़े रहेंगे ना तो एग्जैक्ट आपको याद रहेगा। पहले कितना था, 17-18 में जो कुल राजस्व था वो 4 था। उसके बाद 18-19 में कितना हो गया, वो 6 हो गया, मतलब वृद्धि हुआ है। तो एक अब उसके बाद एग्जैक्ट डाटा को याद रखेंगे, 4,911 और यह 6,110 है ना। दोनों ऊपर में भी 11 है, नीचे में भी 11 है, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। उसके बाद 2018-19 में विद्युत उत्पादन, तापीय उत्पादन हुआ है 21,275.722, 268.809 और अन्य क्या है 6.089। उसके बाद कुल में आप देखेंगे 21,550.618
मेगा यूनिट या जो यूनिट है उसका। उसके बाद स्थापित क्षमता हम देखेंगे तो हमारे पास जो तापीय विद्युत का है 3080 है, जल विद्युत का है 1038.7 मेगावाट है और अन्य का है 6 मेगावाट। और कुल अगर हम देखेंगे वर्तमान में तो 3224.70 मेगावाट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल उपलब्ध राशि में है 2056.19 करोड़ और व्यय राशि है 1852.34 करोड़ और मानव दिवस इसमें सृजन किया गया है 685.18 करोड़। 100 दिवसीय रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार में है 26,920। इसमें आपको याद रखना है कि जो उपलब्ध राशि है उसको और मानव दिवस कितना उपलब्ध कराया गया 685.18 करोड़। तो आज के लिए इसमें बस इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू।